माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे जो करंट अफेयर दृष्टि का चल रहा है उसके आगे का जहाँ तक हो चुका था। तो आयात की दृष्टि से 5 देश और निर्यात की दृष्टि से 5 देश, इन सब की बात की गई थी। तो अब हम करेंगे उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023-24 का। तो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम आपका कंप्लीट कराने का पूरा का पूरा जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023-24 है। तो अभी जो RO का UPPCS का एग्जाम हो रहा है, UPPCS का तो नहीं पता, लेकिन RO में ये जो है आपका बजट जो है 2023-24 वाला ही आएगा। अब जो नया बजट है तो वो अपडेट होगा। तो 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कौन है वित्त मंत्री? सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है। तो 6 करोड़ 90 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सधा हुआ कदम है। त्वरित समावेशी विकास को समर्पित यह बजट अनुमानतः अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। और बजट में लगभग 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। बजट की घोषणा 23-24 देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। उत्तर प्रदेश के देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की GSDP की वृद्धि दर 19% अनुमानित है। वर्ष 2017 के पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, वर्तमान में घटकर 4.2% हो गई है। लखनऊ में 10-12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा इथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर दिए हैं। देश में प्रथम स्थान है। देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों पर स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर तथा राज्यों की अचीवर श्रेणी में शामिल है। किसमें है? अचीवर श्रेणी में। सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस है। उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2023 में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान एवं संशोधन अनुमान 2023-24 के बजट अनुमान तथा अगले 3 वर्षों अर्थात 2024-25, 26-26 तथा 2026-27 पूर्वानुमान निम्नवत दिए गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और नज़र डालते हैं। कृषकों को कृषि के समग्र नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षित करने हेतु के नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना है। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले हथकरघा उद्योग एवं विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग हैं। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित है। विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, देवपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना तथा मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षारोपण में प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.23% है और 2023 तक वनावरण वृक्षावरण में 15% तक किए जाने के लक्ष्य है। 30 तक उत्तर प्रदेश में अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23-24 हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई और प्रस्तावित अनुपूरक मांग का आकार 28,760.67 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखा 19,046.39 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखा है 97,9,714.28 करोड़ रुपए। सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट विशेष तौर से किसानों पर केंद्रित है, जिसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों का लंबित बकाया चुकाने हेतु यूपी सरकारी चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का आकार लगभग 6.9 ट्रिलियन था। वर्तमान अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट का आकार 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संकेतक की बात करें तो राज्य एवं कर राजस्व जो है अनुमानतः 22-23 में 10.8% था, पुनरीक्षित था 9%, और अभी 2023-24 का 10.8%। अगले 3 वर्षों के लिए पूर्वानुमान है, 24 के लिए 10.8, 10.1 ये सब देख सकते हैं। तो राजस्व बजट देख सकते हैं, राजस्व कोषीय घाटा 3.96, तो 2024 3.48 करने की है, 2.8% बढ़ाने का राजस्व बचत। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23। तो अर्थ एवं सांख्यिकी प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों आधार वर्ष 11-12 पर सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी में 9.64% एवं प्रचलित कीमतों पर 16.76% रही है। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं चालू कीमतों का सकल राज्य मूल्यवर्धन निम्नवत है। सकल राज्य मूल्यवर्धन की स्थिति क्या है? वित्तीय वर्ष है, स्थायी भावों पर है, प्रचलित कीमतों पर है। तो 2017-18 में देख सकते हैं कितनी वृद्धि हुई थी, और तो सब कुछ देख सकते हैं। तो 21-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर 2011-12 कीमतों पर प्राथमिकता द्वितीय तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग प्राथमिक क्षेत्रों की 14.59%, प्राथमिक द्वितीय की 10.32% और तृतीय की 6.53% की प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 16% और 14.90% और 14.2% रही है। कुछ कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र योगदान का कुल जीडीपी में 28.11% था, जो वर्ष 21-22 में बढ़कर 28.44% हो गया। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2021 में 24.60% था, जो 22 में बढ़कर के 24.61% हो गया। 21-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार अस्थायी कीमतों पर GSVA में प्राथमिक द्वितीय तृतीय खंड का योगदान क्रमशः 25.33 और 26.74 और 47.92% तथा प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 28.44, 24.61 और 46.95% है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए राज्य के स्वकर संरचना 2022-23 का है। तो यहाँ पर जीएसटी पहला है, तो पहला है जीएसटी 40%, और राज्य शुल्क उत्पाद जो है दूसरा है 22.28%, और मूल्य संवर्धित कर वैट जो है तीसरा है 16.47%, और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क है 13.46%, और यहाँ पर देखते हैं 2.51 है। विद्युत कर का और भू राजस्व का है 0.41%, और वाहन कर है 4.93%। उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 28 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2023 की प्रणालीगत रूप से घरेलू संरचना बैंकों की सूची जारी की गई। एसबीआई, एचडीएफसी तथा आईसीआईसीआई बैंकों की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों संबंधी कार्य के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 और 16 में क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक DSIB घोषित किया है। 31 मार्च 2017 तक बैंकों में एकत्र आंकड़ों के आधार पर SBI, ICICI के साथ HDFC बैंकों को भी DCSIB घोषित किया गया है। मौद्रिक नीति वक्तव्य से 8 दिसंबर 2023-24 की बात करें तो 8 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य के तहत निर्णय लिया गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को पूर्व के स्तर पर अपरिवर्तित रखा गया है। परिणामस्वरूप अस्थायी जमा सुविधा दर तथा सीमांत अस्थायी सुविधा दर 6.75 एवं बैंक दर 6.75% में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। मौद्रिक नीति वक्तव्य में 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि की दर 7% अनुमानित है। आरक्षित अनुपात तथा CRR SLR क्रमशः 4.50% एवं 18% है। 2000 रुपये के बैंक नोट में वापसी की स्थिति तो 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की गई। 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने की सुविधा प्रारंभ में 30 सितंबर 2023 तक देश के सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी, जिससे बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया।
₹2000 के बंद नोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध होगी। और 9 अक्टूबर 2023 को काउंटरों पर ₹2000 के नोटों को बदलने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय व्यक्तियों संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए ₹2000 के बैंक नोटों को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा देश के भीतर अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को ₹2000 के नोट भेज सकते हैं। तो ये सब है। तो उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति क्या है? तो इसमें 2023 की है। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रख्यापन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति निम्नलिखित हेतु प्रस्तावित है। तो ये है। तो ड्रोन पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन राज्य सरकार के नोडल विभाग एवं राज्य सरकार के अधिकारी का निश्चय। ड्रोन नियम 2021 के नियम 224 के तहत अस्थायी रेड जोन घोषित करने संबंधी प्राधिकार का अवधारणा है। नियमों के उल्लंघनकर्ता पर शास्ति अधिरोपण हेतु प्राधिकार तथा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं उनके पर्यवेक्षणार्थ जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन। इस नीति के लागू होने पर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक आंकड़े। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकाल के सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उल्लेखनीय 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। बिहार जाति गणना 2022 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिनमें 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग है और 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। 15.52% सामान्य वर्ग शामिल हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में 33.16% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में 33.58% गरीब परिवार हैं। सामान्य वर्ग में 25.9% गरीब परिवार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में क्रमशः 42.93% तथा 42.7% गरीब परिवार हैं। सामान्य श्रेणी में बिहार की प्रमुख जाति भूमिहारों में गरीबी सबसे अधिक है और सामान्य श्रेणी के तहत सबसे समृद्ध कायर समाज को पाया गया है। राज्य में कायर समाज के कुल परिवारों की संख्या लगभग 1,70,985 है, जिनमें 23,639 परिवार गरीब हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 जून वार्षिक रिपोर्ट। 9 अक्टूबर 2023 की केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा अवस्थित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई जून 2023 नामक वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया गया। यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार एवं बेरोजगार की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। सामान्य स्थिति में श्रम बाजार के संकेतक। तो भारत में पुरुष हेतु बल भागीदारी वर्ष 2017-18 में 75.8% थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर 78.5% हो गई और इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए 23.3% से बढ़कर 37% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कामगार जनसंख्या अनुपात वर्ष 2017-18 के 48.1% से बढ़कर 22-23 में 59.4% हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए 43.9% से बढ़कर 47.7% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात वर्ष 2017-18 में 71.2% से बढ़कर 22-23 में 76% हो गया। इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए 22% बढ़कर 35% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2017-18 के 5.3% घटकर वर्ष 2023-24 2.4% हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान इस शहरी क्षेत्रों में 7.7% घटकर 5.4% हो गई है। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 17-18 में 6.1% से घटकर 3.30% हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान महिलाओं की 5.6% से घटकर 2.9% हो गई। बिहार जाति आधारित गणना 2022। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना 2022 के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। 2 अक्टूबर 2023 को जारी बिहार की जाति आधारित जनगणना अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ और 7,25,310 है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 82% है, मुस्लिम आबादी 17.70% है और शेष 0.3% सभी धर्मों के हैं। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार राज्य में अन्य धर्मों की आबादी 1% से भी कम है। बिहार की जाति आधारित जनगणना की बात करें तो पिछड़ा वर्ग है 27% अत्यंत पिछड़ा है 36.148 और अनुसूचित जाति 19.65 कुछ और
अनुसूचित जनजाति हैं 1.6 और नाचरक्षित हैं 15 दशमलव कुछ और लगभग कुल प्रतिशत है 100 और हिंदू का है 82 और मुसलमान का है 17.7। भारत का पहला यूपीआई एटीएम सितंबर 2023 में जापान में स्थित हिताची लिमिटेड की सहायता कंपनी हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा भारत में पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा इस वाइट लेबल एटीएम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया, जिसका नाम हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम है। उल्लेखनीय है कि व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम का अनावरण 5 सितंबर 2000 को मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 के दौरान किया गया था। हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें भौतिक कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात ये कार्डलेस होगा। इसमें एटीएम कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 20 सितंबर 2023 को अजीम प्रेस्टिजी यूनिवर्सिटी द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इस अद्यतन रिपोर्ट का केंद्रीय थीम क्या था? इसका था सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम। विगत 5 वर्ष में श्रम बाजार का संकेत देखेंगे हम तो 2019 20 21 और 21 22 का है। कार्यशील आयु जनसंख्या है 1000 1022 और 1021 था। तो ये सब देख सकते हैं, बेरोजगारी था सब कुछ। और क्षेत्र और लिंग के आधार पर संकेतक हैं। श्रम बल में भागीदारी पुरुष की 76.7 है और ये सब आंकड़े हैं, घटे हैं बढ़े हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इस रिपोर्ट का थीम था केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस। प्रस्तुत रिपोर्ट भारत में बुजुर्गों की देखभाल से बड़ी चुनौतियों को अवसरों तथा संस्थागत प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालती है, क्योंकि भारत जनसांख्यिकीय बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जहां साथ ही बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का 7.9 बिलियन का 13.9% है। अनुमान है कि अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या दुगनी होकर 2050 तक 2.1 बिलियन हो जाएगी। कुल आबादी का 22% होगी। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 649 मिलियन आबादी के साथ एशिया वृद्ध व्यक्तियों की कुल आबादी 58% का निवास स्थल होगा। अगले 3 दशकों में एशिया में कुल जनसंख्या में वृद्धि व्यक्तियों की हिस्सेदारी तथा उनकी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। वर्ष 2050 तक एशिया में 1.3 बिलियन वृद्ध व्यक्ति होंगे, जो कुल जनसंख्या का 25% होंगे। भारत में 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, जो देश की आबादी का लगभग 10.5% हैं। वर्ष 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी दोगुनी मतलब 20.8% हो जाएगी और 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 347 मिलियन होगी। वर्ष 2050 तक भारत में प्रत्येक 5 व्यक्ति में से एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा वर्ष 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है, जबकि सदी के अंत तक भारत के बुजुर्गों की आबादी 36% से अधिक होगी। वृद्धावस्था सूचकांक प्रति 100 बच्चों की आबादी 15 वर्ष से कम में बुजुर्गों में की संख्या को मापता है और जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, सूचकांक का स्कोर बढ़ता जाता है। तो 2021 के जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत में प्रति 100 बच्चों में 39 वृद्ध व्यक्ति हैं। और सिटी फाइनेंस रैंकिंग की बात करें 2022 की, तो 20 मार्च 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग 2022 पोर्टल को लाइव दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से डिजिटल हैं और 100% पेपर-लेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग लेते हैं। उल्लेखनीय कि 28 दिसंबर 2022 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने हेतु 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई, जो निम्न है: सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग 2022 है और सिटी ब्यूटी कंपटीशन है BCBC। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य भारत के शहरों में वर्तमान वित्तीय स्थिति को गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन के समय के सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत करना है। सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी, समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स 24 फरवरी 2023 को NSE इंडिसेस लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। यह इंडेक्स परिपक्वता के दौरान भारत नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग देगा। इस इंडेक्स को
हर 3 महीने में रीबैलेंस किया जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। फरवरी 2023 में पेटीएम बैंक्स यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बना। यूपीआई लाइट भुगतान करने हेतु पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन के उपयोग किए छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन में सक्षम बनाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हैं तो मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। तो नवंबर 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 का अनावरण हुआ। इस रिपोर्ट में 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान प्रमुख पशुधन उत्पादक अनुमानों के विशिष्ट सारणीबद्ध आंकड़े शामिल हैं। दूध उत्पादन 2022-23 वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन है 230.58 मिलियन टन रहा है। FAO के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। विगत वर्ष की तुलना में दूध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 449 ग्राम प्रतिदिन रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान दूध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं: उत्तर प्रदेश 15.72, राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान देश के कुल दुग्ध उत्पादन बिहार का योगदान 5.42% है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता के 5 राज्य हैं: पंजाब 2283 और राजस्थान 1138 और हरियाणा 10,098, आंध्र प्रदेश है 799 और गुजरात है 770। ठीक है, अगला है अंडा उत्पादन 2022-23। वर्ष 2022-23 के देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन रहा है। FAO के अनुसार कुल अंडा उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है अंडा उत्पादन। विगत वर्ष की तुलना में देश में अंडा उत्पादन 6.77% वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022-23 में अंडा उत्पादन 5 राज्य हैं। पहला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र से अंडा और तमिलनाडु है, और फिर तेलंगाना है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक है। तो 2022-23 के दौरान देश के अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं बिहार का योगदान 3.29 एवं 2.37% है। मांस उत्पादन में देखेंगे, वर्ष 2022-23 में देश में कुल मांस उत्पादन में 9.77 मिलियन टन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता 7.10% किलोग्राम प्रतिवर्ष रही है। AFO के अनुसार कुल मांस उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। 22-23 में देश में मांस उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश अरे बाप रे, मांस सबसे ज़्यादा। तो विश्व में भारत 8वें स्थान पर है और मांस में उत्तर प्रदेश है कि 5 में है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल है, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। उन उत्पादन में बात करें तो विगत वर्षों की तुलना में उत्पादन में लगभग 2.12% की वृद्धि हुई है। देश में कुल उत्पादन के 5 केंद्र शासित राज्य मिलकर हैं। तो राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर हिमाचल प्रदेश है। उन उत्पादन में उत्तर प्रदेश में बिहार का क्रमशः योगदान 2.44% और 0.52 बिहार का है। प्रमुख फसलों का उत्पादन अंतिम अनुमान है। तो 18 अक्टूबर 2023 के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 22-23 के संदर्भ में प्रमुख फसलों के उत्पादन में अंतिम अनुमान जारी किए गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार 22-23 में रिकॉर्ड 3,296.87 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो 21-22 के दौरान उत्पादित खाद्यान्न की तुलना में 140.71 लाख टन अधिक है। प्रमुख फसलों का उत्पादन पढ़ें तो फसलों में चावल का है 1,357 लाख टन और गेहूं का है 1,105 और मक्का का है 380.85, पौष्टिक अनाज का 573 और तूर अरहर तांदूल सबका देख लीजिए, एक बार पूछ लेता कभी कभी। और बागवानी फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रमी अनुमान 18 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022-23 हेतु किसान विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान सेकेंड एडवांस एस्टीमेट जारी किया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 22-23 में कुल 28.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 351.92 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। फलों, सब्जी, वृक्षारोपण फसलों, फूलों तथा शहद के उत्पादन में वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में फलों के उत्पादन में 108.34 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि 21-22 में उत्पादन मिलियन टन था। तो
वर्ष 2022-23 सब्जियों का उत्पादन मिलियन टन मतलब 212.91 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि 2021-22 में उत्पादन 209 मिलियन टन था। आलू का उत्पादन जहां वर्ष 21-22 में 56.18 मिलियन टन था, वहीं 22-23 में यह 60.55 मिलियन टन है, मतलब सब बढ़ा है। बागवानी फसलों की बात करें तो 21-22 में 15.76% से बढ़कर ये हो गया 16.5%। तो सभी बढ़े हुए हैं। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो 18 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा रबी विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के विपणन सत्र 2024-25 के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल और उसके बाद रेपसीड एवं सरसों के लिए 200 मिलियन रुपये प्रति टन एमएसपी हेतु उच्चतम वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। कितना? 200 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर को 425। तो याद रखिएगा, मसूर 425, सरसों 200, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। गेहूं के लिए अधिकतम रिटर्न की है 102%। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों के लिए 58% और मसूर दालों के लिए है 89%। विंडसर वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने में सशक्त बनाने हेतु मौसम की समय पर सटीक जानकारी प्रदान करता है। रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। गेहूं का विपणन सत्र है, तो देख लीजिए वृद्धि कहाँ पर हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन रबी अभियान 26 सितंबर 2023 को रबी अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार 2015-16 से देश में खाद्यान्न में वृद्धि हुई है और तृतीय अग्रिम अनुमान 22-23 के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन में 330 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 21-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 14.9 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन में 27.5% टन और 41 मिलियन टन अनुमानित है। 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य मिलियन टन निर्धारित रहा है, जबकि रबी सीजन का योगदान 161.2 मिलियन टन होगा। विगत 3 वर्षों में सरसों का उत्पादन 37% वृद्धि के साथ और 91.24 लाख टन से बढ़कर 124.94 लाख टन तथा उत्पादकता 7% वृद्धि के साथ 1331 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़कर 1419 किलोग्राम हेक्टेयर हो गया है। रेपसीड और सरसों का क्षेत्रफल 19-20 में 68.56 लाख हेक्टेयर था, जो कि 28% वृद्धि के साथ 88.6% हेक्टेयर हो गया है। सम्मेलन में दलहन और तिलहन हेतु 25 वर्षों के लिए विजन प्रस्तुत किया गया है और दलहन के लिए 2025 में 325.47 लाख टन का लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव है और 25-26 तक वार्षिक खाद्य तिलहन का घरेलू उत्पादन 362 लाख टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 541 लाख टन तथा खाद्य तेल उत्पादन 85 लाख टन से बढ़कर 136 लाख टन हो गया है। इससे अगले 5 वर्षों में आयात निर्भरता को 56% से कम करने के लिए 36% मदद करेगा। और कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 2023-24 तो 3 मई 2023 को तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि में भू स्थानिक डाटा के लिए एक एकीकृत ऐप कृषि मैपर का भी उद्घाटन किया गया। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 19% योगदान है और देश की लगभग 2/3 आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। सम्मेलन में सरकार द्वारा देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक दुकानों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक बीज खरीद सकते हैं, बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन में 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3,320 लाख टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2022-23-24 के लिए दलहन उत्पादन का लक्ष्य 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 400 लाख टन से बढ़कर 440 लाख टन निर्धारित किया गया है। श्री अन्न का कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 के 162.1 लाख बढ़कर वर्ष 2023-24 में 170 लाख टन करना है। ठीक है, अब इसके आगे हम करेंगे शाम को, रात को आपका वीडियो आएगा। नहीं, रात को नहीं, कल आएगा। रात का तो यही है, तो कल आएगा। तो कल मॉर्निंग में सब लोग आ जाइए 6 बजे तक और आपका करंट अफेयर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।